दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मून नाइट मूवी का 3rd एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जैसे कि हमने एपिसोड 2 के एंडिंग सीन में देखा है, मार्क स्पेक्टर अब कायरो में है। उसके बाद हम देखते हैं लैला इल फाउली को, जो कि एक औरत के पास गई है पासपोर्ट बनाने। लैला इस औरत से इजिप्ट का पासपोर्ट बनवाती है। दरअसल ये औरत उसके पिताजी का दोस्त होता है और लैला इस औरत को बचपन से जानती है। फिर लैला उसे मार्क के बारे में बताती है। लैला कहती है मार्क भी कायरो में ही है, अगर वो कायरो में इस तरह घूमने लगा तो फिर मारा जाएगा। और फिर वो औरत लैला से कहती है, और तुम्हें डर नहीं लगता, और तुम जो इतनी सारी प्राचीन चीजों को चोरी करके भाग गई थी। लैला कहती है मैं चोरी नहीं करता, और वो चीजें पहले से चोरी किया हुआ होता है, और मैं सिर्फ उन चीजों को काला बाजार में जाने से बचाती हूँ और उसके असली हकदार के पास पहुँचा देती हूँ, जिससे मुझे एक अच्छी मुनाफा मिल जाता है। फिर वो औरत लैला के पिताजी के बारे में बोलती है। वो कहती है मुझे दुख है तुम्हारे पिताजी का, और तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें आर्कोलॉजिस्ट बनाया। फिर लैला कहती है उस दिन उस रेगिस्तान में क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता है। फिर लैला का पासपोर्ट रेडी हो जाता है। फिर वो पासपोर्ट लेके वहाँ से निकल जाती है। फिर हम आर्थर हैरो को देखते हैं, जो कि इजिप्ट के रेगिस्तान में कहीं स्कैरब के मदद से अमिट के मकबरे को ढूंढ लेता है, और वहाँ बहुत सारी अमिट को पूजने वाले लोग होते हैं। फिर वहाँ उनका एक साथी आता है। वो कहता है मार्क स्पेक्टर हमें ढूंढ रहा है। आर्थर कहता है मैं जानता हूँ। उसके बाद हम मार्क स्पेक्टर को देखते हैं, कायरो के घर के छतों में दौड़ रहा था, और वो एक घर के छत में पहुंचता है, जहां हम देखते हैं 3 गुंडे मिलके एक इंसान को जान से मार दिया है। तभी मार्क इनको बोलता है मैं इससे कुछ पूछने वाला था, पर अब तुम ही लोग मुझे बता दो। तभी ये गुंडे मिलके मार्क के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, और फिर हम इनके बीच एक अच्छी फाइट देखते हैं। फिर ये लोग चारों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद मार्क के हाथ में एक चाकू आ जाता है। जैसे ही मार्क 3 गुंडे में से एक को चाकू के नोक पे रखता है, तभी उस चाकू में हम स्टीवन का अक्स देखते हैं। वो मार्क को ऐसा करने के लिए मना करता है, और तभी हम मार्क को देखते वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हम उसे कार में देखते हैं, जहाँ वो ड्राइवर से पूछ रहा होता तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो ड्राइवर कहता है तुम्हें नहीं तो कहा तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। तभी उसके सामने वो 3 गुंडे में से 2 गुंडे खड़े होते हैं। फिर मार्क उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो लोग दौड़ के सामने के बाजार में घुस जाते हैं, और मार्क भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। तभी मार्क उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है, और उससे पूछता है हैरो कहाँ है बताओ। तभी उसके पीछे के मिरर में स्टीवन का अक्स आ जाता है, और वो कहता है प्लीज मार्क इसे छोड़ दो। तभी इन गुंडों का तीसरा साथी वहाँ आ जाता है, और मार्क को पीछे से उसके सर में हमला कर देता है, और मार्क नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं मार्क अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, हम देखते हैं ये लोग किसी पहाड़ के ऊपर होते हैं, जहाँ 3 में से 2 गुंडे मर चुके हैं। उसमें से एक जिंदा था, और वहाँ पहले से खोंगशू भी होता है। खोंगशू कहता है इसे किनारे में ले जाके पूछो। मार्क कहता है ये सिर्फ एक बच्चा है। खोंगशू कहता है सिर्फ इसे डराओ। फिर मार्क उस लड़के को किनारे में लेके जाता है और पूछता है हैरो कहाँ है बताओ। मार्क उसके गले में लगा एक कपड़े को पकड़ता है। तभी वो लड़का चाकू से उस कपड़े को काट देता है, और अमिट के नाम पे खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर मार्क आके स्टीवन से झगड़ने लगता है। मार्क कहता है ये सब तुमने किया। स्टीवन कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मार्क कहता है मैंने भी नहीं किया। दरअसल यहाँ मार्क का एक नया आइडेंटिटी जिसका नाम जैक लॉकली है, शायद वो स्विच हो गया होगा, जो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। फिर मार्क खोंगशू से कहता है इनके जरिए तो कुछ पता नहीं चला, और बाकी देवताओं का क्या, वो किसी को भी अमिट को आजाद करने देंगे। खोंगशू कहता है देवताओं का बैठक बुलाने का मतलब उनके गुस्से को दावत देना। फिर मार्क कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। खोंगशू कहता है वो सभी मिलकर मुझे पत्थर का बना देंगे। उसके बाद खोंगशू अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके चांद को सूरज के आगे लेके आता है, जिससे सूरज को ग्रहण लग जाता है और पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाता है। मार्क कहता है ये तुम क्या कर रहे हो खोंगशू। खोंगशू कहता है मैं देवताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। उसके बाद सारे देवता खोंगशू के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। फिर खोंगशू कहता है जल्दी करो, वो लोग अपने अवतारों को बुला रहे हैं। तभी मार्क कहता है वो लोग तो दुनिया में हर एक जगह फैले हुए हैं। खोंगशू कहता है एनियट देवताओं का कक्ष का दरवाजा कहीं भी खुल सकता है। तभी मार्क के सामने एक गेट खुलता है। खोंगशू कहता है पिछले बार जब मैंने देवताओं की बैठक बुलाई थी, मैंने जब अपना बात
हाथ रखा था तब सभी ने मिलकर मुझे बेदखल कर दिया था और आज आर्थर के खिलाफ हमें अच्छी दलीलें पेश करनी पड़ेगी। तभी खोंगशू वहाँ से जाने लगता है। फिर मार्क पूछता तुम नहीं आओगे? फिर खोंगशू कहता मैं जरूर आऊंगा। फिर मार्क उस गेट के अंदर चला जाता है और वहाँ के दीवारें बहुत ज्यादा साफ होने के कारण वहाँ स्टीवन का प्रतिबिंब दिखता है। वो कहता है हे भगवान, हम तो गीजा के पिरामिड के अंदर है। तभी हम वहाँ यादजिल को देखते हैं जो कि हैथोर की अवतार होती है, जिन्हें म्यूजिक और प्रेम की देवी भी कहा जाता है। वो मार्क से कहता है तुम खोंगशू के अवतार हो ना? मार्क कहता है हाँ। फिर यादजिल कहती है खोंगशू ने तुम्हें हैथोर के बारे में कुछ नहीं बताया। खोंगशू हैथोर का संगीत बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिर मार्क कहता है जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें सिर्फ दर्द भरे चीखें पसंद है। फिर वहाँ बैठक शुरू होता है। उसके बाद वहाँ होरुस, इसिस, तेफनुत, ओसाइरस इन सभी का अवतार भी पहुँचता है। ओसाइरस कहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें बेदखल कर दिया गया था और तुमने अगर फिर से आसमान को छेड़ा तो हम सभी मिलकर तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना देंगे। तभी हम देखते हैं मार्क के बॉडी को खोंगशू कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है हाँ मैं बेदखल हुआ पर मैं तुम सभी की तरह इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ लिया। मैं इंसानों के बीच ही था। उनमें से एक देवता कहता है हमने नहीं, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है। हमें बस अवतारों पे भरोसा है, वो अपना काम अच्छे से करेंगे। फिर से खोंगशू कहता है ये अवतार क्या करेंगे और तुम सभी ये देवलोक में आराम फरमाना छोड़ दो वरना ये दुनिया नहीं बचेगी। फिर ओसाइरस कहते हैं कान खोलकर सुन लो खोंगशू, जो अवतार मौजूद है उनका काम सिर्फ नजर रखना है और हमने बहुत पहले ही फैसला किया था कि हम इंसानी मामलों में दखल नहीं देंगे। तभी वहाँ एक और देवी कहती है हमें क्या करना है तुम हम पे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए तुम वो बोलो। तब खोंगशू कहता है मुझे इल्जाम लगाना है आर्थर हैरो पे जो कि अमिट को रिहा करने वाला है। तभी वहाँ ओसाइरस आर्थर को बुलाता है। आर्थर वहाँ आता है। उसके बाद आर्थर कहता है आप उस मक्कार खोंगशू पे क्यों विश्वास करेंगे, और जब तक मैं खोंगशू के चंगुल में था वो तब से अमिट का मकबरा ढूंढ रहे हैं। तभी खोंगशू कहता है ये सब झूठ है। तब आर्थर कहता है खोंगशू देवताओं के नाम पे कलंक है क्योंकि उसने एक दिमागी मरीज को अपना अवतार बनाया हुआ है। इसका शादी मार्क स्पेक्टर के नाम पे हुआ है मगर ये काम करता है स्टीवन ग्रांट के नाम पे और ना जाने इसके और कितने शख्सियत है, ये अपना खुद का नाम तक नहीं जानता है। तभी खोंगशू गुस्से से आर्थर के ऊपर हमला करने जाता है। तभी उसे ओसाइरस रोक देता है। तभी उसमें से एक देवता बोलता है मुझे मार्क स्पेक्टर से बात करने दो। तभी खोंगशू उसके बॉडी से अपना कंट्रोल छोड़ देता है। तब वो देवता मार्क से पूछता है क्या तुम बीमार हो? मार्क कहता है हाँ मैं बीमार हूँ। तभी हैथोर कहती है तुम्हारे साथ खोंगशू ने जो भी गलत किया है खुल के बताओ। तभी मार्क कहता है बात यहाँ मेरी नहीं हो रही है, बात यहाँ इसकी हो रही है। ये कितना खतरनाक है आप सभी को नहीं पता। तभी ओसाइरस कहता है आर्थर के ऊपर कोई भी जुर्म साबित नहीं होता और हम इसे बरी करते हैं। उसके बाद वहाँ से आर्थर और चारों अवतार चले जाते हैं मगर वहाँ हैथोर की अवतार यादजिल होती है। वो मार्क से कहती है एक और रास्ता है। वो कहती है अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अमिट को दुनिया के नजरों से छुप के दफनाया गया था। देवी देवताओं को भी उसके मकबरे के बारे में पता नहीं है। अमिट के मकबरे का रास्ता सिर्फ एक सिपाही को पता था जिसका नाम सेनफू है, ताकि देवताओं को अगर कभी भी अमिट को माफ करना है तो वो कर सकते हैं। अगर तुम्हें सेनफू का ताबूत मिल गया तो मकबरे का नक्शा भी मिल जाएगा। फिर मार्क पूछता है तो उसका ताबूत कहाँ मिलेगा? तो यादजिल कहती है किसी ने उस ताबूत को चोरी करके काले बाजार में बेच दिया था। उसके बाद हम मार्क को कायरो के बाजार में देखते हैं जहाँ वो एक आदमी से सेनफू के बारे में पूछताछ करता है और तभी वहाँ लैला आ जाती है। फिर लैला कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। फिर लैला मार्क को अपने एक पुराने दोस्त एंटोन मोगाट के पास लेके जाने लगती है और ये दोनों बोट में होते हैं। तभी हम देखते हैं इनको बोट से कोई फॉलो कर रहा है। लैला कहती है ये आर्थर का आदमी है क्या? मार्क कहता हो सकता है। फिर ये दोनों बोट से उतर के एंटन मॉर्गेट के पास जाने लगते हैं। तभी लैला कहती है तुम्हारा नाम अभी से मार्क स्पेक्टर नहीं रूफिन एस्ट्रेदा है। फिर ये लोग एंटन मॉर्गेट के घर में पहुंचता है जहां उन्हें एक बेक नाम का आदमी मिलता है जो कि इन दोनों को मोगाट के पास लेके जाता है। बेक कहता है तुम दोनों बहुत दिन बाद मिल रहे हो, तुम यहाँ इंतजार करो, वो तुमसे जल्द मिलने आएंगे। तभी हम देखते हैं मोगाट अपने आंगन में एल्मेरमा गेम खेल रहा होता है। फिर मार्क लैला से कहता है ये कोई चैंपियन है क्या? लैला कहता है नहीं, ये बड़े बड़े चैंपियनों को अपने आंगन में खेलने के लिए बुलाता है। उसके बाद मोगाट वहाँ आ जाता है और उन दोनों को कहता है तुम लोग से मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद लैला कहती है कि मेरा हस्बैंड है और इनका नाम रूफिनो है। तुम लोग ये समझ लो वो प्राचीन चीजें मेरे लिए सिर्फ वो बेजान कलेक्शन नहीं है, हिस्ट्री को जिम्मेदारी से संभालने का
काम मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करता हूँ। और तुम लोगों को सिर्फ सेनफू के ताबूत से इतना इंटरेस्ट क्यों है, मैं तुम्हारे हस्बैंड से पूछना चाहूंगा। तभी मार्क कहता है मुझे वो ताबूत सिर्फ देखना है। तो फिर मोगैट उसे वो ताबूत दिखा देता है। तभी मार्क और लैला उस ताबूत के पास जाता है और उस ताबूत के नक्शे को देखने लगता है। लैला कहती है ये ताबूत असली है, मगर इसमें आमिर के मकबरे का कोई भी ठिकाना लिखा हुआ नहीं है। तभी स्टीवन कहता है हमें पहले पहेली को सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद हमें ठिकाने का पता मालूम होगा। उसके बाद मार्क लैला से कहता है तुम उन दोनों को संभालो, मैं स्टीवन से बात करता हूँ। तभी मार्क स्टीवन के इंस्ट्रक्शन से उस ताबूत में रखे नक्शे को मिलाना शुरू कर देता है और ये दोनों मिलकर पहेली को सॉल्व करने में लग जाते हैं। एंटोन मोगेट और उसके बॉडीगार्ड बेक को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो मार्क के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ लैला भी आ जाती है। वो कहती है हम पूरे दुनिया को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और तभी यहाँ आर्थर हैरो भी आ जाता है। तभी आर्थर एंटोन को वो स्कैरब दिखाता है। वो कहता है जब खजाना सामने है तो नक्शे का क्या काम। तभी लैला कहती है इसकी बात मत सुनो, ये चाहता है हम वहाँ ना पहुँचे, ये करोड़ों का जान ले लेगा। फिर आर्थर लैला से कहता है लैला तुम इजिप्ट से दूर इसीलिए रहती हो क्योंकि तुम अपने पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती हो जो कि तुम्हें अपने पापा के कत्ल से मिले हैं। इन पे मरहम लग सकता है अगर तुम्हारा पति तुम्हें सच बता दे। और मार्क तुम सच इसलिए नहीं बताते हो क्योंकि फिर लैला तुमसे नफरत करेगी और तुम इसके नजरों में भी गिर जाओगे। तभी आर्थर एंटोन को आमिर की छड़ी दिखाता है और कहता है क्या तुम देखना चाहते हो दैविक शक्तियाँ। फिर आर्थर उस सेनफू के ताबूत के पास जाता है और उसे उस छड़ी की शक्तियों से पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो कि अब मून नाइट बन के एक लोहे का पिरामिड का ऊपर खड़ा था। तभी वो अपने क्रिस्टन डार्ट से एंटोन के बॉडीगार्ड के ऊपर हमला कर देता है और तभी सारे बॉडीगार्ड लैला के ऊपर गोली चलाने शुरू कर देता है। तभी मार्क उसे मून नाइट के केप से ढक लेता है और फिर लैला कहती है क्या तुम इनकी ध्यान भटका सकते हो। मार्क कहता है हाँ। तब लैला उस ताबूत के पास चली जाती है नक्शों को लेने के लिए और तभी वहाँ बेक आ जाता है और हम देखते हैं बेक और लैला के साथ अच्छी फाइट होती है। दूसरी तरफ मार्क लड़ रहा होता है। तभी वो मार्क अपने दूसरे शख्सियत स्टीवन में बदल जाता है। फिर वो मिस्टर नाइट बन जाता है। तभी एक आदमी स्टीवन को पीछे से एक भाले से हमला करता है। तभी स्टीवन मार्क से कहता है तुम मेरी शरीर ले लो। फिर से हम देखते हैं मून नाइट का सूट मार्क के बॉडी में आ जाता है। फिर वो बाकियों से लड़ने लग जाता है। तभी उसे कुछ लोग काबू कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम लैला को देखते हैं जो कि बेक से लड़ रहा होता है और बेक लैला को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। तभी लैला अपने गले से नेकलेस को खोलकर बेक के चेस्ट पे मार देती है और वहाँ बेक मर जाता है। फिर वो भागकर बाहर जाती है। वहाँ एक बंदूक पड़ी हुई थी। उस बंदूक को उठाकर एंटोन मोगाट के गार्ड के ऊपर गोली चलाने लग जाती है। तभी एंटोन मोगाट घोड़े में बैठकर लैला के ऊपर हमला कर देता है और लैला नीचे गिर जाती है। तभी वो सामने से जाकर एक भाला उठाकर लेके आता है और फिर वो लैला को मारने जाता है। जैसे ही वो लैला को मारने जाता है वहाँ मून नाइट आकर लैला को बचा लेता है और अपने किसन डार्ट से एंटोन मोगैट के ऊपर हमला करता है। उसके बाद यहाँ से निकलकर ये दोनों कहीं कार से जाने लगते हैं। फिर ये लोग एक डेजर्ट में पहुँचते हैं। फिर ये डेजर्ट में पहुंचकर नक्शे को मिलाने लगते हैं पर इनसे हो नहीं पाता। तभी लैला कहती है क्यों ना तुम स्टीवन से मदद मांगो। और वहाँ खोंगशू भी होता है। खोंगशू कहता है पहले देवताओं को बताकर फंसे, उसके बाद ये बावले को बुलाकर और फंस जाएंगे। फिर मार्क गुस्से से अपने कार का मिरर तोड़कर स्टीवन को बुलाता है और जैसे ही स्टीवन मार्क के बॉडी में आता है उसके बाद स्टीवन उस नक्शों को पूरा कर लेता है जिससे उसमें कुछ नक्षत्र बनते हैं जिससे आमिर के मकबरे तक पहुंचा जा सकता है। तो लैला इन नक्षत्रों को स्कैन करने लगती है। तभी स्टीवन कहता है सेनफू ने ये नक्शा आज से 2000 साल पहले बनाया था और अभी के हालात से नक्षत्र तारा अपना जगह बदलते हैं। तभी हम दूर में देखते हैं खोंगशू को। खोंगशू कहता है मैं वो रात मुझे याद है, मैं उस रात को वापस ला सकता हूँ पर इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सारे देवता मिलकर मुझे मूर्ति का बना देंगे। फिर खोंगशू और स्टीवन मिलकर उस रात को वापस लाने में लग जाते हैं। स्टीवन यहाँ मिस्टर नाइट में बदल जाता है और उसके बाद खोंगशू अपने शक्तियों से आसमान को हिला के 2000 साल पहले की रात को लेके आता है और जैसे ही वो रात आता है लैला अपने गैजेट से स्कैन कर लेती है और उसे आमिर के मकबरे का लोकेशन मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे देवता मिलके खोंगशू को पत्थर में बदल रहे थे जिसके बाद खोंगशू पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है और इधर मार्क भी बेहोश हो जाता है, उसकी सारी शक्तियाँ चल जाती है और खोंगशू भी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हम आर्थर को उसी पिरामिड में देखते हैं जहाँ खोंगशू को कैद करके रखा है देवताओं ने। वहाँ ओसाइरस कहते हैं अब ये यहीं कैद रहेगा। फिर आर्थर ओसाइरस से पूछता है क्या ये हमारी बातें सुन सकता है। ओसाइरस कहता है शायद सुन सकता है। फिर
आर्थर खोंगशू के पास जाता है। फिर आर्थर खोंगशू के मूर्ति से कहता है, जब तुमने मुझे चुना था, जब मैं तुम्हारा काम करता था तो मुझे बहुत मजा आता था लोगों को तड़पा के मारने में, और वो मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम कभी नहीं कर सकते, और जब मैं कर लूंगा तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे जुल्म का पैदाइश हूँ और मेरे जीत के जिम्मेदार तुम हो। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।